हेलो गाइस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चार्ज और चार्ज की प्रॉपर्टीज देखी थी। तो याद करिए कि हमने देखा था कि चार्ज कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स पर होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और जितनी भी आसपास बॉडीज हैं हमारे पास, सबके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है, तो हर एक बॉडी के पास चार्ज होता ही है। ठीक है। अब जैसे हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में ये बोलते हैं कि इस बॉडी के पास इतना पॉजिटिव चार्ज है या इस बॉडी पे इतना नेगेटिव चार्ज है, तो इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, कॉमन लैंग्वेज में जब हम बोलते हैं कि इस बॉडी पे इतना पॉजिटिव चार्ज है या इस बॉडी पे इतना नेगेटिव चार्ज है, चार्ज तो वो तो पार्टिकल्स कैरी करते हैं। ठीक है। पर हर बॉडी में चार्ज होता है, लेकिन अगर हम बोले कि इस बॉडी पे इतना पॉजिटिव, ठीक है, या इस बॉडी पे इतना नेगेटिव, यहाँ पर हम नेट चार्ज की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि हर एक बॉडी में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही होगा ना। जैसे कोई बॉडी है, उसमें इलेक्ट्रॉन भी होगा जिसकी वजह से बॉडी में नेगेटिव चार्ज होगा, और उसमें प्रोटॉन भी होगा जिसकी वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो हर एक बॉडी के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि ऐसे बोलते हैं कि इस बॉडी पे इतना पॉजिटिव चार्ज है, तो ऐसा नहीं है कि उस पर नेगेटिव चार्ज नहीं है। अगर मैंने बोला कि इस बॉडी पे +5 कूलम चार्ज है, +5 कूलम पॉजिटिव चार्ज है, +5 कूलम, इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसमें नेगेटिव चार्ज भी है। पर ये जो +5 कूलम चार्ज आपने बताया है, ये नेट चार्ज है, बॉडी पे नेट चार्ज है। ठीक है। अब नेट चार्ज का क्या मतलब है, थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। तो कॉमन लैंग्वेज में जब भी हम बोलेंगे कि इस बॉडी पे इतना पॉजिटिव या इस बॉडी पे इतना नेगेटिव, तो हम नेट चार्ज की बात कर रहे होते हैं। ठीक है। तो अगर जैसे किसी बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर है, हर बॉडी में इलेक्ट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन भी होगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पर जो नेट चार्ज होगा बॉडी में, वो 0 हो जाएगा। ठीक है। अब अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा है, यानी नेगेटिव चार्ज ज्यादा है और पॉजिटिव चार्ज कम है, तो यहां पर नेट चार्ज नेगेटिव हो जाएगा। अगर बोला जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, इसका मतलब ये है कि नेगेटिव चार्ज कम है और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो नेट चार्ज यहां पर पॉजिटिव हो जाएगा इस बॉडी में। क्लियर है? तो अब अगर बात आती है कि नेट चार्ज बॉडी को दिया कैसे जाता है, एक बात शायद आपको क्लियर हो गई होगी कि हर एक बॉडी के अंदर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, पर जो चार्ज ज्यादा होता है वही नेट चार्ज हो जाता है। ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम पॉजिटिव और नेगेटिव या 0 नेट चार्ज जज करेंगे। अब नेट चार्ज बॉडी को दिया कैसे जाता है, उसके लिए एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं चार्जिंग। चार्जिंग इज द प्रोसेस बाय विच वी गिव नेट चार्ज टू द बॉडी। नेट चार्ज बॉडी को देने के लिए एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं चार्जिंग। और आज की क्लास में हमें मेथड्स ऑफ चार्जिंग कवर करना है कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे बॉडी को नेट चार्ज दिया जाएगा। मेथड्स ऑफ चार्जिंग टुडे वी हैव टू सी। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। इसमें पहला जो मेथड है वो है फ्रिक्शन। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास 3 मेथड्स है, कॉमन 3 मेथड जिससे हम बॉडी को चार्ज करते हैं। पहला मेथड है बाई फ्रिक्शन, दूसरा है बाई कंडक्शन और तीसरा है बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तीनों मेथड्स हम लोग आज प्रॉपर्ली देखेंगे। ठीक है। तो पहला मेथड है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में से कैसे बॉडी को हम चार्ज करते हैं? देखिए, जब भी हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रब करते हैं, तब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मान लेते हैं कि एक ग्लास रॉड है, ये ग्लास रॉड है, इसको आपने सिल्क से रब कर दिया। सिल्क कपड़ा होता है, क्लॉथ। ग्लास रॉड को सिल्क से रब कर दिया, ये है ग्लास रॉड। और ये है सिल्क, रब कर दिया, रगड़ दिया दोनों को।
तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रॉड से सिल्क में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है, रबिंग से इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रॉड से सिल्क में चले जाएंगे। अब कौन से मटेरियल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कौन से मटेरियल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, यह डिपेंड करेगा बॉडीज की प्रॉपर्टीज पर, यानी कि कौन सी बॉडी के पास, किस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी है और किस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी है, वो बॉडी पे भी डिपेंड करेगा। तो फिलहाल ग्लास रॉड को जब सिल्क से रब किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से निकलकर सिल्क में चला जाता है, तो ग्लास रॉड के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इस वजह से ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में प्रोटॉन्स ज़्यादा हो गए, तो इस वजह से ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब सिल्क पर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के कंपैरिजन में बढ़ गया, इस वजह से सिल्क पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अच्छा आप ये बताइए, तो एक बात तो क्लियर है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा वो नेगेटिवली चार्ज वो बॉडी हो जाएगी, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अब बताओ, सिल्क में इलेक्ट्रॉन आया है तो इलेक्ट्रॉन तो अपना मास लेकर आया होगा, तो आप ये समझ सकते हो कि जब इसमें इलेक्ट्रॉन आया है तो मास लेकर आया है, तो सिल्क का मास बढ़ जाएगा। क्लियर, थोड़ा सा ही बढ़ेगा लेकिन बढ़ेगा जरूर। अच्छा, इस ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकला है तो कुछ मास निकल गया है, तो ग्लास रॉड का मास घट जाएगा। शायद इतनी बात आपको क्लियर है। अगली चीज, तो ये हो गया चार्जिंग। इस तरह से एक बॉडी को जब दूसरी बॉडी से रब कर दिया तो इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में चले गए, एक नेगेटिव हो गया दूसरा पॉजिटिव हो गया, ये हो गया चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग का देखिए अगला मेथड है कंडक्शन, ठीक है, नेक्स्ट मेथड है कंडक्शन। ठीक है, देखिए इस मेथड से बॉडी को कैसे नेट चार्ज हम देते हैं। इसमें क्या होता है कि जिस भी बॉडी को हमें चार्ज करना होता है उसके कांटेक्ट में दूसरी चार्ज्ड बॉडी लाकर रख देते हैं। जिस बॉडी को चार्ज करना होगा उसके कांटेक्ट में चार्ज्ड बॉडी जो पहले से चार्ज है वो कांटेक्ट में लाके रख देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक बॉडी है, इसको चार्ज करना है, मैं बोलता हूं कि इसको नेगेटिव चार्ज देना है, नेगेटिवली चार्ज करना है इसको, तो मैं क्या करूंगा कि एक दूसरी बॉडी इसके कांटेक्ट में लाके रखूंगा ये, और इस पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है, इसको नेगेटिवली चार्ज करना था, इसको नेट चार्ज नेगेटिव देना था, तो एक नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी इसके कांटेक्ट में ला के रख दिया, तो होगा क्या कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, वो जंप करके इसमें चला जाएगा, इस बॉडी में। ठीक है, इस तरह से। तो इसको हमें नेगेटिवली चार्ज करना था, तो हमने इसके कांटेक्ट में एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी ला के रख दी, तो इलेक्ट्रॉन इससे इसमें ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया, यानी नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, जिससे ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब बताइए, नेगेटिवली चार्ज तो ये बॉडी हो गई, इसमें नेट चार्ज नेगेटिव आ गया, तो इलेक्ट्रॉन इसमें आए हैं तो अपना मास लेकर आए होंगे। ठीक, अगर अपना मास लेकर आए हैं तो इसका मास बढ़ेगा कि नहीं? ऑब्वियसली इसका मास बढ़ेगा। सिमिलरली अगर इस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना होता, यानी इस बॉडी को नेट चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव देना होता, तो हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लाते और उसको इसके कांटेक्ट में लाते और ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती। वो बहुत क्लियर है, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि मान लो कि इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है, तो मैं एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ऐसे ला कर रखूँगा, ऐसे। अब इस बॉडी में दोनों चार्जेस हैं पॉजिटिव नेगेटिव बराबर अमाउंट में। ठीक है, अब होगा क्या, अब ध्यान दीजिए कि चार्ज, मैंने बोला था कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल, जब प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर बोला गया था कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमेशा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। ठीक है, जैसे इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होगा। ये बॉडी देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं,
बराबर अमाउंट में। तो जैसे ही आप पॉजिटिवली चार्ज बॉडी यहाँ पर ला के रखोगे तो इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी में इस यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे ऐसे। यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी में अट्रैक्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्ट हो जाएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी में आएंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। अच्छा, ये वाली बॉडी जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल कर इसमें गए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स तो कम हो गए। इलेक्ट्रॉन्स अगर कम हो गए तो प्रोटॉन्स का नंबर इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बढ़ जाएगा। तो ये वाली जो बॉडी है उस पे नेट चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा? क्योंकि इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। इलेक्ट्रॉन अगर निकल गए हैं तो नेगेटिव चार्ज कम हो गया है, उसकी जगह पर आपको पॉजिटिव चार्ज दिखने लगेगा। इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है यहाँ पर, तो नेगेटिव चार्ज का नंबर पॉजिटिव के कंपैरिजन में घट गया है, तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आपको दिखने लगेगा यहाँ पर। अच्छा, इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो वो अपना मास लेकर निकले होंगे, तो मास यहाँ पर क्या होगा? ऑब्वियसली घट जाएगा, इसका मास डिक्रीज कर जाएगा। तो ये दो मेथड्स हो गए चार्जिंग के। पहला है बाय फ्रिक्शन, दूसरा है बाय कंडक्शन। अगला जो मेथड है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। पहले मैं वो स्टेप्स डिस्कस करने वाला हूं जिससे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की हेल्प से बॉडी को कैसे चार्ज किया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, जब स्टेप्स डिस्कस करेंगे तब। तो अगर किसी बॉडी को नेट चार्ज देना है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से तो उसके 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप मैं करने वाला हूं यहां पर, स्टेप 1। जैसे ये बॉडी है, इसको मुझे नेट चार्ज देना है और मैं बोलूं नेट चार्ज नेगेटिव देना है, तो जिस भी तरह का चार्ज देना होता है उसके अपोजिटली चार्ज्ड बॉडी इसके पास लाकर रखते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि इस पे नेगेटिव चार्ज देना है, ठीक, नेगेटिव चार्ज देना है, तो मुझे इसके पास एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी लाके रखनी पड़ेगी। बात क्लियर है शायद। अगर मुझे इसको पॉजिटिव चार्ज देना होता तब यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज बॉडी लाके रखना होता। ध्यान दीजिए कि ये बॉडी इसके कांटेक्ट में नहीं है, बस पास में है, पास में। अब जैसे ही आप ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इसके पास लाकर रखोगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने लगेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आकर इकट्ठा हो जाएंगे, यानी नेगेटिव चार्ज आकर इकट्ठा हो जाएगा इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और ये सारे पॉजिटिव चार्ज भी थोड़ा सा और इस तरफ पुश हो जाएंगे। यानी कि ये जो पॉजिटिव आपको दिख रहा है ना, ये सारा पॉजिटिव इधर हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन तो होता ही है, ये तो मालूम ही है आपको, ठीक है। तो इस पॉजिटिव ने सारे इलेक्ट्रॉन्स को, काफी इलेक्ट्रॉन्स को इधर खींच लिया, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो गए, यानी नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं वो दूसरी तरफ से आए होंगे, इसका मतलब है दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। अब जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई वहां पर प्रोटॉन का इफेक्ट आ जाएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज वहां पर दिखने लगेगा। तो एक तरफ नेगेटिव, दूसरी तरफ पॉजिटिव, ठीक है। यहां पर आपने किया क्या? बस इतनी बात की आपने, ब्रिंगिंग चार्ज्ड बॉडी नियर अनचार्ज्ड बॉडी, इतना काम आपने किया है अभी, ठीक। अब यहां पर देख रहे हो कि ये वाली जो बॉडी थी जिसको चार्ज करना था, पहले तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव सब मिक्स थे, लेकिन जैसे ही आप चार्ज बॉडी इसके पास लेकर आए, यहां पर चार्ज का रीअरेंजमेंट हो गया। एक तरफ नेगेटिव हो गया, दूसरी तरफ पॉजिटिव हो गया, चार्ज का रीअरेंजमेंट हो गया। इसी प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी in the presence of charged body near it।
इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें किसी भी बॉडी में चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। कब? जब उसके पास कोई चार्ज्ड बॉडी लाकर रखी जाए उसके पास। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो हुआ है, ये जो फेनोमेना जो हुआ है, किसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज्ड बॉडी नियर इट। ठीक है, ये स्टेप में अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हुआ है। ठीक, अब अगला स्टेप देखिए इसमें, स्टेप 2। ठीक है, स्टेप 2 में क्या किया जाता है कि ये जो बॉडी है वो तो ऐसे ही रहेगी, इस बॉडी की अर्थिंग कर दी जाती है ऐसे। तो सेकेंड स्टेप में की जाती है अर्थिंग। ठीक, अब देखो अर्थिंग का क्या मतलब है। अर्थिंग का मतलब होता है कि किसी बॉडी को अर्थ से जोड़ देना। ठीक, अब यहां पर आपको ये जान लेना है कि अर्थ के अंदर इन्फिनिट पॉजिटिव और इन्फिनिट नेगेटिव चार्ज होते हैं। जैसे ही आप इस बॉडी को अर्थ से जोड़ोगे तो ये इधर वाला पॉजिटिव चार्ज, इधर वाला पॉजिटिव चार्ज ये अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा। तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। अच्छा, ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आप बोलो कि अर्थ से पॉजिटिव भी निकलेगा और इसको खत्म कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। पॉजिटिव चार्ज तो वैसे भी मूव नहीं करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में ही चार्ज का ट्रांसफर होता है। ठीक है, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये चार्ज बाउंड चार्जेस हैं। बाउंड चार्जेस का मतलब कि इन चार्जेस को इस पॉजिटिव ने बांध कर रखा है। ये जो नेगेटिव चार्ज है इन चार्जेस को इस पॉजिटिव ने पकड़ के रखा है। ये चार्ज कहीं नहीं जा सकते। ये बाउंड चार्जेस है, बंधे हुए चार्जेस है, इनको कोई हिला नहीं सकता है। पर ये जो पॉजिटिव थे ये बाउंड नहीं थे। तो जैसे ही आपने अर्थिंग की, अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकला, इनको न्यूट्रलाइज कर गया। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, जो होगा नहीं, ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ के पॉजिटिव सब अर्थ में चले गए। ठीक है, तो इस स्टेप में अर्थिंग हुई है अभी। तो अर्थिंग से ये पॉजिटिव सारा खत्म हो गया। ठीक, अगला स्टेप जो है अगले स्टेप में हम अर्थिंग को रिमूव कर देंगे। अर्थिंग रिमूव कर दी बस अगले स्टेप में। और लास्ट स्टेप जो है ये जो चार्ज्ड बॉडी है इसी को रिमूव कर दिया। इसमें हमने अर्थिंग रिमूव कर दी और यहां पर लास्ट स्टेप में इस बॉडी को ही रिमूव कर दिया। जब इस बॉडी को रिमूव कर देंगे ना तो ये जो नेगेटिव चार्ज इस तरफ यहां पर इकट्ठा थे, अब क्या होगा, ये जो सारे नेगेटिव चार्जेस हैं इनमें आपस में भी तो रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन की वजह से ये दूर दूर जाना चाहेंगे, तो दूर दूर जाने के चक्कर में ये पूरे बॉडी में फैल जाएंगे। तो यही नेगेटिव चार्ज अब पूरी बॉडी में फैल जाएगा और पूरी बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो बस लास्ट स्टेप में हमने रिमूवल ऑफ चार्ज्ड बॉडी किया। शायद बात क्लियर है। पहली चीज, अगर इस बॉडी को नेगेटिव चार्ज देना है तो इसके पास में पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लानी पड़ेगी। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगा। दूसरे स्टेप में बॉडी को आपको की अर्थिंग करनी होगी। तीसरे स्टेप में अर्थिंग रिमूव करनी होगी और लास्ट वाले स्टेप में बॉडी को ही, जो चार्ज बॉडी थी उसको ही हटा देना होगा। बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अब बताइए कि इस बॉडी पे नेट चार्ज नेगेटिव आया है। नेगेटिव चार्ज कैसे आया है? इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में। अब आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान से समझ रहे होंगे तो ये नेगेटिव चार्ज एक्चुअली आया कहाँ से है? ये अर्थ से आया है। इलेक्ट्रॉन्स अर्थ से तो आए थे, याद आ रहा है आपको? अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स निकल कर आए थे, वही
इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो अर्थ से आया है वो अपना मास लेकर आया होगा, तो मास बॉडी का बढ़ जाएगा। क्लियर है। अब अगर इस बॉडी को पॉजिटिव चार्ज देना होता तो यहाँ पर आप नेगेटिवली चार्ज बॉडी लाकर रखते, ऐसा ही कुछ प्रोसेस होता। यही सारे स्टेप्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के। ठीक है, क्लियर है। तो चार्जिंग के 3 मेथड्स हैं, पहला है फ्रिक्शन, दूसरा है कंडक्शन, तीसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। फ्रिक्शन में 2 बॉडीज को हम रब करते हैं, चार्ज ट्रांसफर होता है। कंडक्शन में बॉडीज को एक्चुअली टच कराते हैं, चार्ज और अनचार्ज्ड बॉडी को। और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में चार्ज और अनचार्ज्ड बॉडी को टच नहीं कराते, बस पास में रखते हैं। इसमें अर्थिंग की वजह से चार्ज आ जाता है। क्लियर है बात। अब फटाफट इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक तरफ वूल है, क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लीजिए, और पॉलीथीन है। बोला जाता है कि पॉलीथीन को वूल से रब कर दिया जाता है, तो इस पॉलीथीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आता है इस पे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स वूल से पॉलीथीन में आ जाते हैं, रबिंग से बाय फ्रिक्शन पॉलीथीन को चार्ज कर दिया जाता है। तो वूल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्लियर सी बात है। तो पॉलीथीन पे नेगेटिव चार्ज आता है, और वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 × 10⁻⁷ कूलम, शायद इतना चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, और पूछा ये जा रहा है कि जब पॉलीथीन को इतना नेगेटिव चार्ज मिला तो कितना मास ट्रांसफर हुआ, मास ट्रांसफर निकालना है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है यार कि पॉलीथीन को नेगेटिव चार्ज मिला यानी कि इलेक्ट्रॉन मिला, तो पॉलीथीन का मास बढ़ गया होगा, यानी कि वूल से पॉलीथीन में मास ट्रांसफर हुआ है। अब मास ट्रांसफर कैसे निकालेंगे हम, कितना मास ट्रांसफर हुआ है? हमें पहले ये पता होना चाहिए कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं वूल से पॉलीथीन में। अगर ये पता चल जाए कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं, मान लेते हैं कि 20 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, तो 20 इलेक्ट्रॉन्स अगर पॉलीथीन में आए हैं तो 20 इंटू इलेक्ट्रॉन का मास कर देंगे, 20 इंटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, दैट विल बिकम मास ट्रांसफर्ड। तो पहले हमें ये निकालना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे उसको हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कैसे निकालेंगे? अब देखिए आपने ये पढ़ा है Q = Ne। इस बॉडी में अगर Q चार्ज आया है तो ये जो Q चार्ज आया है वो तो क्वांटाइज्ड होगा ना। चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। किसी भी बॉडी में चार्ज है या कोई भी चार्ज ट्रांसफर हुआ है वो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल पे होगा। तो ये चार्ज जो Q है वो क्वांटाइज्ड होगा और वो Q Ne के बराबर होगा ऑलवेज। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। ठीक है, तो यहाँ से n निकाल लेंगे आप, तो n बराबर हो जाएगा Q/E। तो Q है 2 × 10⁻⁷ और E होता है 1.6 × 10⁻�19। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आई थिंक ये आ जाएगा 1.25 × 10⁻12। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ। ठीक, इतना ही आएगा, यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं। तो मास ट्रांसफर कितना हो जाएगा? जो मास ट्रांसफर होगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इनटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, n × me हो जाएगा। n कितना है? 1.25 × 10⁻12। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है ये आपको मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो अभी जान जाइए। 9.1 × 10⁻31 kg मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 11.38 × 10⁻19 kg। ये सॉल्व करने पे, मैंने पहले से सॉल्व कर रखा है तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया इसको।
11.38 × 10⁻19 kg। तो इस तरह से हम ये करेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड कैसे निकालना है वो भी आप सीख गए, और मास ट्रांसफर कैसे निकालना है वो भी आप सीख गए। ठीक है, तो ये एक ठीक ठाक क्वेश्चन था जो हमने पिछला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है उसके बेसिस पे। ठीक है, अब देखिए अगली जो क्लास होगी वो काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि ये जो चैप्टर है उसका मेन पोर्शन अगले क्लास से स्टार्ट होने वाला है। अगला टॉपिक है कूलॉम्स लॉ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे मतलब यही चैप्टर की अच्छे से स्टार्टिंग है। ठीक है, इसको मिस मत करिएगा। तो बाकी सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। टिल देन, ठीक है, गुड बाय।